हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से चैनल द नॉलेज पार्क में। तो बायोलॉजी के लेक्चर की सीरीज चल रही है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम लोग कवर करेंगे ओजेनेसिस। ओजेनेसिस की डेफिनेशन का मतलब द फॉर्मेशन ऑफ एग या फिर ओवम। फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवम इज नोन एज ओजेनेसिस। ओ वर्ड हम लोग यूज करते हैं एग या फिर ओवम के लिए, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो सिंपली शब्दों में कहें कि एग का बनना या फिर ओवम का बनना ओवरी के अंदर क्या कहलाता है? ओजेनेसिस कहलाता है। तो ओजेनेसिस, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था कि स्पर्म का बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्म जो होते हैं टेस्टिस के अंदर बनते हैं, जिनको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स भी कहते हैं। और दूसरे भी ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन में, उसके स्टोरेज में या उसको ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं। उनको हमने बोला था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ऐसे फीमेल के केस में होता है, फीमेल में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, वन पेयर ऑफ ओवरी, लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी, उनके अंदर ओवम प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया थी वो प्यूबर्टी की एज पर स्टार्ट हो रही थी लड़कों के अंदर, यानी कि जब लड़के 12, 13 या 14 साल के आसपास हो जाते हैं तब उनमें स्पर्म बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन फीमेल के केस में ये जो प्रक्रिया है वो उनके जन्म से पहले ही मौजूद हो जाती है। कि मान लीजिए कोई फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है और उसके अंदर कोई फीमेल बेबी है, तो उस बेबी के अंदर ऑलरेडी ओजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन वो एक स्टेज आने के बाद में रुक जाती है। और फीमेल के अंदर जो एग के नंबर होते हैं या ओवम के नंबर होते हैं वो पहले ही फिक्स कर दिए जाते हैं जब उसका बर्थ होता है। और प्यूबर्टी की एज में आने पर उसमें धीरे धीरे ओवम प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कैसे ये आगे प्रोसीड करता है। ओजेनेसिस डेफिनेशन: फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड एग या इसी एग को ओवम भी कहते हैं। हैप्लॉइड एग इज नोन एज ओजेनेसिस, या फिर एग या फिर ओवम को बोलते हैं फीमेल गैमेट। तो ये गैमेट जितने भी होते हैं, चाहे वो मेल गैमेट हो या फिर फीमेल गैमेट हो, सभी हैप्लॉइड होते हैं। इनमें क्रोमोसोम के नंबर 23 होंगे। तो एग के अंदर क्रोमोसोम की जो नंबर है वो भी 23 होंगे। स्पर्म के अंदर दो केस बन रहे थे, एक तो एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म था और एक वाई वाला स्पर्म था। लेकिन फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं फीमेल के अंदर वो कैसे होते हैं? इस तरह से। अगर डिप्लॉइड स्टेज की बात करता हूं तो 44 ऑटोसोम होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम को होते हैं। जब गैमीट बनते हैं तो गैमीट बनने के टाइम पर ये 44 का आधा रह जाता है, यानी कि 22, और यहाँ से एक एक्स क्रोमोसोम एस हो जाएगा। तो फीमेल के अंदर जितने भी एक्स बनते हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं। सभी के अंदर 22 ऑटोसोम और एक एक्स क्रोमोसोम होगा। तो जैसे मैंने बताया कि ओजेनेसिस की प्रक्रिया फीमेल में बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो फॉलिकल्स के फॉर्म में बनते रहते हैं। जो एग या फिर ओवम होते हैं, वैसे उसको भी एग या ओवम नहीं बोलेंगे, इस पर उसको बोलेंगे हम ओसाइट। तो उन ओसाइट के ऊपर कुछ सेल्स पाई जाती हैं। ठीक, उस पूरे स्ट्रक्चर को फॉलिकल बोलते हैं। जैसे प्राइमोर्डियल फॉलिकल जब डेवलप होगा तो वो बनाएगा फिर प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी डेवलप होके सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी के बाद टर्शरी, और उसके बाद में ग्राफिन फॉलिकल बनता है। तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब आएगा, और ओवरी की स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें उसको कवर करेंगे हम। फिलहाल हम देखते हैं ओजेनेसिस को। तो मान लीजिए ये ओवरी के अंदर की कुछ सेल्स है, और ये प्रक्रिया कहां पर होती है? ओवरी के अंदर दो रीजन होते हैं, बाहर वाले को कॉर्टेक्स और अंदर वाले को मेड्यूला कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये रहा एक ओवरी, कुछ बादाम शेप की होती है। इसको दो हिस्सों में अगर हम बांटें तो ये आउटर वाला जो रीजन है इसको कॉर्टेक्स बोला जाता है, और अंदर वाले रीजन को मेड्यूला कहते हैं। इसी कॉर्टेक्स में फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। इसी कैविटी में फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। तो यहीं से कुछ सेल्स को उठाकर देखते हैं कि ओजेनेसिस की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। तो जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था 3 फेज थे। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, और तीसरा मैचुरेशन फेज। चलिए तो यहां पर मान लेते हैं ये है ओवरी के अंदर की कुछ जर्माइनल एपिथेलियम की सेल्स। लेकिन यहां पर इनको जर्माइनल एपिथेलियम नहीं कहते हैं,
क्योंकि पहले माना जाता था इनका जो ओरिजिन है वो गोनेडल होता है, लेकिन अब पता चल गया है कि इनका ओरिजिन एक्स्ट्रा गोनेडल होता है, तो इसलिए इनको जर्माइनल एपिथेलियम बोलना सही नहीं होगा। इनको हम लोग सरफेस एपिथेलियम भी कहते हैं। जर्माइनल एपिथेलियम, जर्माइनल एपिथेलियम या फिर सरफेस एपिथेलियम, जर्माइनल एपिथेलियम या सरफेस एपिथेलियम। और ये जितनी भी सेल्स है सभी डिप्लॉइड नेचर की होती है। तो यहां से एक सेल को उठाकर देखते हैं, मान लीजिए ये वाली सेल उठाकर देखते हैं, तो इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें बहुत सारे माइटोसिस डिवीजन हो रहे होंगे। यहां पर बहुत सारे क्या हो रहे हैं, माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होगा, जो सेल्स है वो बार बार डिवाइड करेगी और डिवाइड करने के बाद अपनी संख्याओं में वो वृद्धि करेगी। मान लीजिए इस तरह की रही बहुत सारी सेल्स, तो 1 से 2 सेल्स बनी, 2 से फिर 4 सेल्स बनेगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से मिलियंस ऑफ सेल्स ये बन जाती है। इन सेल्स को भी नाम दिया गया है, इन सभी सेल्स को बोलते हैं ओगोनिया। इन सभी सेल्स को बोलते हैं ओगोनिया, और ये भी अभी डिप्लॉइड है। ये सभी सेल्स क्या कहलाती है, ओगोनिया। तो यहां से यहां तक का ये जो फेज है, इस फेज को बोला जाता है, यहां से यहां तक का फेज ये कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। क्योंकि यहां पर जो जर्माइनल एपिथेलियम की सेल्स है वो मल्टीप्लाई कर रही है, अपनी संख्या को बढ़ा रही है और ओगोनिया को प्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद में क्या होगा कि ये जो ओगोनिया है, ये ओगोनिया ये ग्रो करेगी और न्यूट्रिशन को जमा कर लेगी, जिसकी वजह से इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये ग्रो कर लेगी। इसको बोला जाता है प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट। और ये अभी भी डिप्लॉइड नेचर की है। तो ये प्राइमरी ओसाइट जो होते हैं, ये यहीं पर इसमें डिवीजन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। कहीं कहीं पर आगे मियोसिस फर्स्ट होगा तो उसमें डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, और फिर जब प्यूबर्टी की एज आएगी उस टाइम पर डिवीजन होना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अटके रहते हैं कौन सी स्टेज में, प्रोफेज स्टेज में। कौन से स्टेज में अटके रहेंगे, प्रोफेज स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। प्रोफेज स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट के अंदर प्राइमरी ओसाइट जो होते हैं वो अटके रहते हैं। अब प्रोफेज में भी बहुत सारी स्टेज होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो उसमें से डिप्लोटीन स्टेज के अंदर प्राइमरी ओसाइट अरेस्ट रहते हैं। तो यहां तक का ये जो फेज है ये बिफोर बर्थ है। अब आफ्टर बर्थ या फिर प्यूबर्टी आने पर क्या होगा, इनमें मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होगा। अब यहां से यहां तक क्या हुआ है, सेल ने ग्रो किया है और ग्रो करके अपना साइज बढ़ाया है, इसलिए यहां से यहां तक का ये फेज क्या कहलाएगा, ग्रोथ फेज। जाहिर सी बात है कि सेल ने यहां पर ग्रो किया है, ग्रो करने से साइज को बढ़ाया है, तो इसलिए इसको ग्रोथ फेज बोला जाएगा। अब जितने भी डिवीजन आएंगे वो सभी मियोसिस डिवीजन होंगे। तो अब ये सेल मियोसिस के द्वारा डिवाइड करेगी। और यहां पर क्या होगा कि एक सेल काफी छोटी बनती है, एक सेल जो बनती है वो काफी छोटी होती है, और जो दूसरी सेल बनती है उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूट्रिशन काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक, यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है वो अनइक्वल डिवीजन है। यहाँ पर ये 2n ही है फिलहाल। यहाँ पर जो डिवीजन हुआ है वो है मियोसिस फर्स्ट। वही 2 डिवीजन होंगे, एक तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। फर्स्ट में ही क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी ये भी n होगा और ये भी n होगा, लेकिन इनका जो साइज है और इनके अंदर साइटोप्लाज्म की कंटेंट है वो अलग अलग है। जो बड़ी वाली सेल है इसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत सारा भरा हुआ है, क्रोमोसोम भी है इसके अंदर, और जो दूसरी वाली छोटी सी सेल है इसमें साइटोप्लाज्म लगभग ना के बराबर होता है, लेकिन क्रोमोसोम इसके अंदर अभी भी है। इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या नाम देना है इसको, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये बाद में फेगोसाइटोज हो जाती है या फिर डीजेनरेट हो जाती है।
या फिर ये आगे चलकर फिर से डिवाइड कर सकती है और 2 और पोलर बॉडी बना सकती है। ये जो सेल बनी है प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस फर्स्ट से, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट। क्या बोलना है इसको? सेकेंडरी ओसाइट। ठीक, अब इस सेकेंडरी ओसाइट में फिर से मियोसिस सेकेंड होगा। अब इसके बाद क्या होगा? मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड भी अनइक्वल होता है, तो उसमें भी एक छोटी सी सेल बनेगी जिसके अंदर साइटोप्लाज्म की कंटेंट बहुत कम है, और एक बड़ी सी सेल बनेगी जिसके अंदर साइटोप्लाज्म की कंटेंट बहुत ज्यादा है। अब इस बड़ी सेल को क्या बोलना है हमें? एग या ओवम। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकेंडरी ओसाइट डेफिनेटिव ओवम में, डेफिनेटिव ओवम वो होता है जिसके अंदर मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो गया हो, उसको बोलते हैं डेफिनेटिव ओवम। तो अगर स्पर्म आकर इसके साथ में फ्यूजन नहीं करता है, स्पर्म का मैजिक टच इस सेकेंडरी ओसाइट को नहीं मिलता है, तो ये मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट रहता है। जो सेकेंडरी ओसाइट है ये अरेस्ट हो जाता है, गोट अरेस्टेड इन मेटाफेज ऑफ मियोसिस सेकेंड। तो स्पर्म अगर नहीं आता है और इसको मैजिक टच नहीं देता है, इसके साथ में फ्यूजन नहीं करता है, तो सेकेंडरी ओसाइट कभी भी अपने मियोसिस सेकेंड डिवीजन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, मेटाफेज स्टेज में अटका रहेगा। और उसके बाद में जो एग होता है ये कहां पे चला जाता है? ये चला जाता है ओवरी से बाहर और फैलोपियन ट्यूब के अंदर इसको रिसीव कर ले जाता है, जहां पर स्पर्म अगर आएगा तो इसको फर्टिलाइज करेगा, और फर्टिलाइज करने के बाद में या फिर स्पर्म की इसकी एंट्री के बाद ये जो डिवीजन में रुका हुआ था, ये पहले मेटाफेज स्टेज में रुका हुआ था मियोसिस सेकेंड की, तो इसमें जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर स्पर्म नहीं आता है तो ये कभी भी अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और फैलोपियन ट्यूब्स की जो सेल्स होती है फेगोसाइटोस कर लेगी, इसको खाके खत्म कर दिया जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि 24 घंटे से 48 घंटे तक ये सेकेंडरी ओसाइट फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है स्पर्म का। भाई दुल्हन इंतजार कर रही है दूल्हे का आने का 24 से 48 घंटे तक, लेकिन वही है कि फेमिनाइन बिहेवियर है कि फीमेल जो है ज्यादा वेट नहीं करती है, तो 24 से 48 घंटे तक का टाइम दिया गया है दूल्हे को आने का। अगर नहीं आता है तो ये दुल्हन जो है खुदकुशी कर लेगी, या फिर इसी के घर वाले इसी को जान से मार देंगे, यानी कि या तो ये खुद ही नष्ट हो जाएगी या फिर इसके आसपास की जो सेल्स होगी फेगोसाइटिक सेल्स वो इसको खाकर खत्म कर देगी, अगर स्पर्म नहीं आता है तो। और स्पर्म अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, ये क्या करेगा? अपना मियोसिस सेकेंड फटाफट कंप्लीट करेगा, यानी कि दुल्हन खुश हो जाएगी और फटाफट दूल्हे के आने की तैयारियां शुरू हो जाएगी। तो ये एग या फिर ओव। ओके, जो ओव्यूलेशन में बाहर निकलता है वो एक्चुअल में एग नहीं होता है, वो सेकेंडरी ओसाइट होता है, क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट अभी भी अटका हुआ है मियोसिस सेकेंड। ठीक, और ये तभी होगा जब स्पर्म इसको मैजिक टच देगा, स्पर्म आकर फ्यूज होगा। ये फर्स्ट पोलर बॉडी थी, इसको बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। कुछ बुक में इसमें लिखा है कि इसमें भी आगे चलकर डिवीजन हो सकता है, तो इससे 2 और पोलर बॉडी बन सकती है, तो टोटल 3 पोलर बॉडी भी बन सकती है, लेकिन बाद में डीजनरेट हो जाती है या फेगोसाइटोस कर ली जाती है। अब यहां से यहां तक का जो फेज है जहां पर मियोसिस डिवीजन हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, इसको फेज को क्या नाम दिया गया है? इस फेज को बोला गया है मैच्यूरेशन फेज। तो 3 फेज हमने देखे हैं इसमें, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और लास्ट में मैच्यूरेशन फेज। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों, ले सकते हो। सॉरी, चलिए फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। फीमेल के अंदर ओजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाती है फीमेल फीटस के अंदर। तो फीमेल फीटस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो ओवरी के अंदर की सेल्स है, जिनको पहले जर्माइनल एपिथेलियम बोला जाता था और अब उनको बोलते हैं सरफेस एपिथेलियम, तो इनकी सेल्स माइटोसिस के द्वारा अपने संख्या में वृद्धि करती है, संख्या को बढ़ाती है, तो इस फेज को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। यहाँ पर क्या है, 2n है। अब ये जो सेल्स है
वो न्यूट्रिशन को इकट्ठा करेगी और साइज में थोड़ा सा बढ़ जाएगी। अब इनको बोला जाएगा प्राइमरी oocyte। यहाँ से यहाँ तक का फेज मल्टीप्लीकेशन, यहाँ से यहाँ तक सेल ने ग्रो किया, साइज बढ़ाया, ग्रोथ फेज। तो यहाँ पर अभी जितनी भी सेल्स है वो डिप्लॉइड है। अब इसके बाद प्राइमरी oocyte के बाद जितनी भी सेल्स आएगी वो सारी की सारी हैप्लॉइड होगी, यानी कि उन सभी में क्रोमोसोम के नंबर आते रहेंगे। तो प्राइमरी oocyte की जो संख्या है वो फीटस में जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाती है और उसके बाद में अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज स्टेज में, डिप्लोटिन स्टेज प्रोफेज की डिप्लोटिन स्टेज, और कौन सा, मियोसिस फर्स्ट की। तो मियोसिस फर्स्ट उसमें कंप्लीट नहीं होता है। जब प्यूबर्टी की एज आती है लड़की की, यानी कि वो 11 या फिर 12 साल की अगर हो जाती है तो उसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, उससे सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक छोटी सी सेल बनेगी जिसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, जो बाद में डिजनरेट हो जाती है। सेकेंडरी oocyte जो है ये मियोसिस सेकेंड में मेटाफेज स्टेज में अटका रहेगा। ये अपना डिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाएगा, कब तक, जब तक कि स्पर्म आकर इसके साथ में फर्टिलाइजेशन नहीं करता है। स्पर्म अगर आता है तो ये डिवीजन कंप्लीट कर लेगा, स्पर्म अगर नहीं आया तो ये खुदकुशी कर लेगा या फिर इसी के बगल वाली जो सेल्स है फाइवोसाइटिक सेल्स वो इसको खाकर नष्ट कर देगी। स्पर्म अगर आएगा तो इसके साथ में फ्यूजन करेगा, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा। सॉरी यहाँ पे मियोसिस सेकेंड भी लिख देना है, मियोसिस सेकेंड यहाँ पर कंप्लीट होगा और उसके बाद में एग या फिर ओवन। अब इस एग या ओवन को कहेंगे डेफिनेटिव ओवन, और हो सकता है यहाँ पे आकर एक और पोलर बॉडी बन जाए जो बाद में डिजनरेट हो जाती है। तो ये था बच्चों oogenesis की प्रक्रिया।